इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, आज हम टॉपिक ले रहे हैं ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो वोल्टेज को ऑल्टर करा सकते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करा सकते हैं या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करा सकते हैं। सो हम स्टेटमेंट पढ़ें तो दे आर दी डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेट वोल्टेज हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू दी लो वोल्टेज एट हाई करंट। तो यानी हाई वोल्टेज लो करंट पर कन्वर्ट हो सकती है लो वोल्टेज एट हाई करंट पे, या फिर लो वोल्टेज एट हाई करंट जो है हाई वोल्टेज एट लो करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी वाइसा वर्सा दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जन दे आर डूइंग। हम उनको दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम स्टेप अप, नाम ही बता रहा है, तो इसका मतलब हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आप लो वोल्टेज से कनेक्ट करिए, तो जब आप वोल्टेज लो वोल्टेज कह रहे हो तो इसका मतलब करंट उस वक्त हाई है, आप हाई वोल्टेज कह रहे हो तो करंट उस वक्त लो है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। तो वोल्टेज अगर आपने लो रखी है और लो वोल्टेज को आप हाई वोल्टेज में जा रहे हो तो वो कहलाएगा स्टेप अप। अगर स्टेप डाउन की बात कर रहे हो तो अगर आप हाई वोल्टेज पे हो तो वो लो वोल्टेज में ले आता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न्स और ये सब मैं आफ्टर डेरिवेशन आपको इस पॉइंट पे दोबारा लेकर आऊँगी, लेकिन अभी हम इसे छोड़ रहे हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल की। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें पता है कि जब भी एक कॉइल के अंदर करंट वेरी करता है तो नेबरिंग कॉइल क्या करती है, उस कॉइल के यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर आने वाले किसी भी चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है, और इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एन EMF इज induced in the coil when there is a changing current flowing through its neighboring coil या nearby coil। सो कोई भी करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसको अपोज करने के लिए साथ वाली कॉइल के अंदर एक इंड्यूस EMF या एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा जो उस ग्रोथ को अपोज करेगा, या उस ग्रोथ की जगह डिके भी हो सकता है, यानी कोई भी चेंज आ रहा हो उसको अपोज करेगा। तो आप देखते हैं आगे कंस्ट्रक्शन पार्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो तरफ, यानी हम एक लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का फ्रेम। सॉफ्ट आयरन कोर के फ्रेम को आप एक मेटेलिक ब्लॉक के फॉर्म में भी ले सकते हो, या आप यहाँ पर थिन शीट्स ऑफ वायर की फॉर्म में भी ले सकते हो। हम जनरली क्या करते हैं, एडी करंट्स, अगर आप काफ़ी थिक ब्लॉक यूज़ करेंगे सॉफ्ट आयरन कोर का तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एडी करंट प्रोड्यूस कर देगा, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस आ जाएगा। उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ देखिए मैंने लाइंस दिखा रखी हैं, तो ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, ये थिन शीट्स शो कर रही हैं। यानी हमने एक जो मेटल का फ्रेम लिया था वो मेटल का फ्रेम की शीट्स थी, पतली पतली थिन शीट्स थी, और उनको हमने हर एक शीट को हमने लेमिनेट कराया। एंड लेमिनेशन से क्या होगा कि हर एक शीट के अंदर जो भी एडी करंट प्रोड्यूस हो रही थी वो विद इन दैट शीट लॉक हो जाएगी और वो कंबाइन नहीं होंगी टू प्रोड्यूस द ह्यूज अमाउंट ऑफ एडी करंट्स। सो हम कुछ लॉस यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने सॉफ्ट आयरन कोर बनाया, लेकिन वो बना किसका हुआ है, शीट्स का बना हुआ है। और सॉफ्ट आयरन रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक तरफ हमने प्राइमरी कॉइल्स को रैप किया है, दूसरी तरफ हमने सेकेंडरी कॉइल्स को रैप किया है। प्राइमरी कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं AC सोर्स से, सेकेंडरी कॉइल को लोड रेजिस्टेंस से। प्राइमरी कॉइल पर इनपुट दिया जाता है, AC सोर्स दे रहा है, और सेकेंडरी कॉइल पे आप आउटपुट ऑब्जर्व कर सकते हो जो अक्रॉस हम लोड रेजिस्टेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि वेरिएशन क्या है। अब हमने कहा कि ये दोनों कॉइल्स कैसी हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड हैं। तो जब भी कोई करंट AC सोर्स कनेक्टेड है तो जैसे जैसे साइकिल चेंज होगी, यानी हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, और 0 टू मैक्सिमा गेन कर रही है एंड मैक्सिमा टू 0, तो देयर विल बी अ variation of current in this primary coil. Because of this variation दो चीज़ें डेवलप होंगी साइमल्टेनियसली। एक तो इसके अंदर खुद का ही सेल्फ इंडक्शन होगा, दूसरा साथ में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो रहा है। तो साथ वाली कॉइल में भी एक कपलिंग इफेक्ट आ गया, जिसको हम कपलिंग इफेक्ट भी बोलते थे। आपने कपलिंग कॉफिशिएंट पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट दोनों क्लब्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो एक इंड्यूस EMF डेवलप हुआ। तो जो इंड्यूस EMF होगा वो किस तरीके का होगा, तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम प्राइमरी के लेंगे एंड d∅dt, ये हो गया इंड्यूस EMF इन प्राइमरी कॉइल। सेम वे आप इंड्यूस EMF निकाल सकते हो सेकेंडरी कॉइल के अंदर, वो हो जाएगा -n(s) d∅dt। और अगर हम इन दोनों का रेशो लें तो आपके पास आ जाता है ES/E(P) इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सो ये हम कहते हैं, इसको K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रेशो को, और इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एक्चुअली ये डिफाइन करती है कि कैसा ट्रांसफॉर्मर है, वो स्टेप अप करा रहा है या स्टेप डाउन करा रहा है। तो अगर मैं स्टेप
अप ट्रांसफार्मर की बात करूँ, पहले स्टेप डाउन की बात कर लेते हैं। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में के की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी कि उस वक्त हम कह सकते हैं स्टेप डाउन हम कर रहे हैं तो NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है, इसको मैं लिख भी देती हूँ पूरा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में लेस देन होगी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में के कंपैरिजन में। इसी वजह से EMF सेकेंडरी का लेस होगा और EMF प्राइमरी का ज़्यादा होगा। स्टेप अप की बात करें तो फिर अब ये के लेस देन 1 भी इसीलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम थी। स्टेप डाउन करना है तो आप ये देखिए डाउन कहाँ, मतलब आउटपुट कहाँ ऑब्जर्व होता है, वो आप ऑब्जर्व करते हो सेकेंडरी पे। तो अगर आपने डाउन करना है तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, अगर आपको स्टेप अप करना है तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। क्योंकि देखिए फ्लक्स लिंक्ड तो क्या होता है, अगर ये कपलिंग परफेक्ट है, अगर हम बाकी के सारे लॉसेज अवॉइड कर दें, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, बहुत सारे लॉसेज होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में, वो लॉसेज भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हम बाकी सभी इम्पैक्ट्स को या इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर दें, एडी करंट्स को मिनिमाइज़ किया, कॉपर लॉस को मिनिमाइज़ कर दिया, तो ये कपलिंग काफ़ी हद तक एग्जैक्ट हो जाती है। जितना फ्लक्स वेरिएशन प्राइमरी में आ रहा है उतना ही सेकेंडरी में आ रहा है, लेकिन फ़र्क किसका पड़ा, नंबर ऑफ टर्न्स का। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम रखे हैं तो प्राइमरी का EMF कम, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम रखे हैं तो सेकेंडरी का EMF कम। तो जो आप करा रहे हो, आप स्टेप अप करा रहे हो या स्टेप डाउन करा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपनी नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर देते हैं। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ के यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है वो ग्रेटर हो जाती है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से, और EMF जो सेकेंडरी का होगा वो EMF इन प्राइमरी से ज़्यादा हो जाएगा। फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, d∅/dt सेम, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स वेरी हुई उसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट। अगर हम आइडियल केस की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारे पास सिचुएशन होनी चाहिए कि आउटपुट जो है वो आपका, आउटपुट पावर जो है वो आपकी इनपुट पावर के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने सेकेंड मॉड अभी डिस्कस नहीं किया, तो ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको इस तरीके का ये शेप जो, ये टाइप जो कहलाती है, ये तो मैंने आपको रेक्टेंगुलर यानी कोर बेस्ड बताया, दिस इज़ द कोर टाइप। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कोर टाइप, और इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं शेल टाइप। तो हम शेल टाइप में क्या करते हैं, हम एक फ्रेम लेते हैं और उसके अंदर बीच में एक रॉड प्रोवाइड कर देते हैं या एक बिगर ब्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरीके से कि यहाँ का सेक्शन एम्प्टी है, ये पूरा पोर्शन एम्प्टी है, ये पूरा पोर्शन एम्प्टी है, बीच में एक रॉड है और उस रॉड के ऊपर आपने दोनों वायर्स को रैप किया हुआ है। तो रॉड का सेक्शन मैं दिखाती हूँ, यानी कि ये भी सॉफ्ट आयरन कोर ही है। तो ये जो कोर है, इस कोर के ऊपर आपने रैपिंग कर दी है दोनों कॉइल्स की, प्राइमरी की भी और सेकेंडरी की भी। तो अगर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन हो तो उसे हम बोल देते हैं शेल टाइप, और अगर उस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो तो उसे हम बोलते हैं कोर टाइप। दोनों ही में एडी लॉसेज, डिफरेंट टाइप के लॉसेज होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कपलिंग ज़्यादा परफेक्ट तब होती है जब इस तरीके का शेल टाइप कंस्ट्रक्शन हमें मिले। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे इनपुट वोल्टेज की। तो इनपुट वोल्टेज में इनपुट पावर जो है, यानी सॉरी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू EI, यानी कि अगर हम आउटपुट की बात करें, यानी हम सेकेंडरी की बात करें, तो ES एंड IS जो है वो आपका इक्वल हो जाना चाहिए किसके, IP एंड EP के, प्राइमरी के इक्वल हो जाना चाहिए सेकेंडरी। तो प्राइमरी की पावर जो है सेकेंडरी पावर के इक्वल हो जाए, या फिर हम अगर इसका रेशियो ले लें तो आपके पास ES/EP जो है वो IP/I ऑफ S आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास करंट के लिए आ जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो एफिशिएंसी क्या कहलाती है, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ये फॉर्मूला है बेसिक एफिशिएंसी डिफाइन करने का, बट हम तो कह रहे हैं आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, दोनों को इक्वल। और अगर दोनों इक्वल हैं तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जानी चाहिए, 100% हो जानी चाहिए, जो आइडियल केस में रियलिस्टिक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर्स के अंदर।
सो आप डिस्कस कर लेते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस ट्रांसफार्मर में क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला लॉस मैं बात कर रही हूँ कॉपर लॉस। हमें पता है प्राइमरी कॉइल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो हम सेकेंडरी कॉइल रैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर पर, वो किसकी बनी हुई है, वो कॉपर की बनी हुई है। कॉपर के पास रेसिस्टेंस होता है, तो जब भी कॉपर के क्रॉस करंट पास करेगा तो कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ हीट कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी और उसकी वजह से एक लॉस यानी कि पावर की ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी में भी कुछ लॉस आएगा। इसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, 100% रिड्यूस नहीं कर सकते। हम थिक वायर्स यूज़ कर लें, लेकिन वो भी इकोनॉमिकल कई बार नहीं होती, कई बार वो सेटअप को काफ़ी बल्कि बना देती हैं। तो हम एक लिमिट तक ही थिक वायर्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हीट लॉस तब भी होगा इवन इफ़ बिकॉज रेसिस्टेंस मिनिमाइज तो हो सकता है बट ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हीट लॉस तो आपको फिर भी मिलेगा। तो कॉपर लॉस को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ओनली। अगले लॉस की बात करते हैं आयरन लॉस। नेक्स्ट है आयरन लॉस जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर की बनी हुई हमारा जो जिसके ऊपर हमने रैप कराया उस कोर को हम सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। तो अब वो सॉफ्ट आयरन कोर अगर एक बड़ा मेटेलिक ब्लॉक है तो उन सब के अंदर कुछ एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी और उसकी वजह से भी हीटिंग होगी, जिसे हम रिड्यूस तो कर सकते हैं। और मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, लेमिनेटेड कोर यूज़ की, लेमिनेशंस कराया कोर के ऊपर, कोर को थिन शीट्स की फॉर्म में स्प्लिट किया और मतलब हम इस फ्रेम में जैसे जो मेटेलिक फ्रेम की बात हो रही थी उस मेटेलिक फ्रेम में मैं इसको दिखाती हूँ आपको। सपोज़ मेरे पास इस तरीके का फ्रेम है, ये मैंने पहले भी कहीं यूज़ किया था बट मैं इसे बार बार यूज़ करें, नो इशू, हमें तो टॉपिक समझाना है बस। तो इस तरीके का फ्रेम है, लेकिन ये भी मैंने कैसे बनाया, दो शीट्स को आपस में यूज़ करके कनेक्ट करके। तो अगर आप इसी शेप की 15-20 या जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो ऐसी शीट्स काट लें और एक के ऊपर एक प्लेस करते जाएं, तो वो इतना मोटा बल्क बन जाएगा और उसके ऊपर आसानी से आप वायर को रैप कर सकते हो। लेकिन हर थिन शीट को आप क्या कराएं, लेमिनेशन करा दें, तो उससे क्या होगा कि एडी करंट्स कंबाइन नहीं होगी और लॉस कम हो जाएगा। आगे देखते हैं। सो हम लेमिनेशन से उसे रिड्यूस करा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस में हम कहते हैं कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में परफेक्ट कपलिंग ना हो, यानी कुछ ना कुछ फ्लक्स बीच में लीक हो जाए, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ फ्लक्स है, और जिसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर में एक लॉस क्रिएट हो रहा है। हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें, ड्यू टू द रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर हमने यूज़ किया है, तो यहाँ ये कैसा मटेरियल होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और ये कोशिश क्या करता है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करें। फेरोमैग्नेटिक इज़ मतलब इट इज़ मोस्ट फेवरेबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू एंटर इन, तो वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके क्रॉस पास करेंगी और जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत परफेक्शन के साथ आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिल गया है और कोई फ्लक्स लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। तो फिर भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कोई और मैग्नेटिक मटेरियल नियर बाय आ गया या कोई थंडर लाइटनिंग हो गई या कोई और इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन या फ्लक्स लॉस हो गया। अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट वाले बात कर रहे थे हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में हम क्या कहते हैं कि आपने हिस्टेरेसिस का पढ़ा था, हमने पहले ही पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। हिस्टेरेसिस में क्या होता है कि पहले आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी एच इंटेंसिटी बोल देते हैं उसको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, और फिर उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो, क्योंकि एसी कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है, तो एक बार पोलैरिटी एक डायरेक्शन में हो रही है, एक बार पोलैरिटी दूसरी डायरेक्शन में, तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है एक बार दिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहा है मटेरियल को, एक बार दूसरी डायरेक्शन में। तो इस बिकॉज ऑफ रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन मटेरियल जो है या सॉफ्ट आयरन कोर जो है अपनी कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लॉस्ट कर देता है। ये बहुत देर के बाद होगा ऑल्दो, लेकिन येस सम लॉस विल बी देयर बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। तो लॉस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द लूप। तो जो हम ये एरिया में लूप की बात कर रही हूँ, इसके अंदर एक लूप बन जाता है, तो जितना एरिया ऑफ द लूप होगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, यानी उतनी देर तक या तो वो मैग्नेटाइज रहेगा या उसे हमें उतनी ही ज़्यादा दूसरी तरफ फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए।
फिफ्थ इसका लॉस बोलते हैं हम हमिंग लॉस या मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉस भी बोलते हैं इसको। हमिंग लॉस क्या कह रहे हैं हम, आपने देखा होगा बहुत बार आप हैवी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरें तो एक झंझनाहट की आवाज़, एक कुछ हमिंग बर्ड जैसी आवाज़ आपको उसके पास सुनाई देती है। तो ये वाइब्रेशन जो है, ये वाइब्रेशंस होती हैं ट्रांसफार्मर्स की, और ये हमिंग नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें पता है एनर्जी तो हर फॉर्म में लॉस हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, साउंड की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये साउंड की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है इसी को हम कह रहे हैं हमिंग लॉस। ट्रांसफार्मर्स बहुत जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, एसी ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। ये हम अब यूजेस की बात करें, हमने लॉसेस की बात की तो अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एसी ऑपरेशंस में, वोल्टेज रेगुलेटर्स में, टीवी में, कंप्यूटर्स में, एंड इंडक्टेंस फर्नेस में, या फिर वेल्डिंग के पर्पस के लिए। और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज होता है कि हम ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस एसी सप्लाई के लिए। एज़ वी नो कि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कराएंगे कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, और उस पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। अगर हम इस पावर लॉस को घटाना चाहते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि हम रेसिस्टेंस को कम कर दें, लेकिन अगर हम रेसिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो हमें वायर की थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा। डिस्टेंस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम चाह ही यही रहे हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कराएं। तो हम बिटवीन वन टाउन एंड दूसरे टाउन, जहाँ पावर प्लांट से टाउन तक का डिस्टेंस, वो तो हम नहीं रिड्यूस कर सकते, यानी उतनी वायर तो हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो फॉर अलग और क्या हो सकता है, और हो सकता है उसका एरिया कम कर दिया जाए। लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा दिया जाए, तो एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर वायर बहुत ही बल्की बनेगी, थिक बनेगी, और वो इकोनॉमिकल भी नहीं होगी, वो सेफ भी नहीं होगी, इकोनॉमिकल भी नहीं होगी। इवन दो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसमिशन हो रहा होता है तो बावजूद इसके कि हम करंट कम रखते हैं, हम रेसिस्टेंस भी बहुत कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि पावर लॉस और भी कम हो। दोनों पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास, हम रेजिस्टेंस भी कम कर दें, करंट भी कम कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऑप्शन अगर हमारे पास हो तो या तो हम R कम करें या I कम करें। तो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो देन यू कैन डू दैट कि रेसिस्टेंस को सिंपली कम कर दो, करंट को कम मत करो। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप रेसिस्टेंस को कम करने के लिए एरिया बढ़ाएंगे, और एरिया बढ़ाना मतलब वायर को थिक करना, और थिक करने का मतलब हुआ वो बहुत ही बल्कि हो गई और वो इकोनॉमिकल भी नहीं हुई, कॉस्टली होगा हमारे लिए वो इफेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम करंट को कम करें। करंट को कम करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में हम क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज एट लो करंट पर हम ट्रांसफार्मर को सेट कर देते हैं, यानी कि प्लांट पर हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जिसके ऊपर सप्लाई तो लो वोल्टेज हो लेकिन वो कन्वर्ट कर दे उसे हाई वोल्टेज में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, करंट को लो कर देगा। वोल्टेज अगर हाई होगी तो करंट लो हो जाएगा, और उस लो करंट पे अगर आप ट्रांसमिशन कराओगे तो पावर लॉस यानी I²R बहुत कम होगा, और आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन सेफली करा पाएंगे। अब आप सोचेंगे जब आप दूसरे स्टेशन पे पहुंचते हो तो इतनी हाई वोल्टेज तो हमें घरों में नहीं चाहिए होती, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वापस उस वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया जाता है बिफोर इट इज़ बीइंग सेफली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी डिफरेंट सब स्टेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, या फिर हाउस होल्ड में सप्लाई होने से पहले इसको फर्दर स्टेप डाउन किया जाता है, सो दैट कि ये 220 वोल्ट पे आ जाए और उसी वोल्ट्स पे आपको फर्दर सप्लाई हो। जबकि सप्लाई करने के लिए हम 4000, 7000, 11, 20, 14 इतने थाउजेंड तक का हम रेंज रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना डिस्टेंस कवर कराना है उसको। तो वो चीज़ें वेरी करती हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कराते हैं यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ हमारे लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें वायर का नॉर्मल साइज़ रखना पड़ा, वायर को थिक नहीं करना पड़ा। स्टेप 2 ट्रांसफार्मर यूज़ किए हमने, एक तो प्लांट पर यूज़ किया हमने जो मेन स्टेशन था जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था, और एक दूसरा सब स्टेशन पे यूज़ किया जहाँ पर हम घरों पर सप्लाई दे रहे हैं। तो 2-3 ट्रांसफार्मर हो सकता है 2 बार सब स्टेशन पे यूज़ करना पड़े, बीच में एक इंटरमीडिएट भी जगह पे भी सब स्टेशन लगाना पड़े। तो 2-3 बार ट्रांसफार्मर्स यूज़ किया और हमारा काम हो गया। तो दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड विल गिव यू लेस पावर लॉस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पर बेस्ड 2 NCERT क्वेश्चंस लूँगी। वो क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन भी वेरी मच क्लियर कर देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।